आज हम सब कक्षा नवम अध्याय 2 लासा की ओर एक कहानी यात्रा वृत्तांत है, तो तिब्बती यात्रा पर आधारित है। राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा लिखा गया है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार लेखक तिब्बत की यात्रा उन्होंने की और कितनी कठिनाइयों से उन्हें जूझना पड़ा। इसलिए लेखक को यहाँ पर भिखारियों के वेश में भी जाना पड़ा, उनकी वेशभूषा को धारण करना पड़ा। यात्रा के दौरान लेखक ने लासा की ओर दुर्गम रास्तों को तय किया। इस वृत्तांत में लिखा गया यात्रा वृत्तांत है, जिसमें प्रस्तुत पाठ में राहुल सांस्कृत्यायन जी ने तिब्बती यात्रा का एक वृत्तांत लिखा है। इस पाठ में बताया गया है कि नेपाल और तिब्बत मार्ग से पहले हम तिब्बत डायरेक्ट यानी कि नहीं पहुंच पाते थे। यानी कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में उस समय का वर्णन है जब हमारा रास्ता जुड़ा हुआ नहीं था। हम हरी कलिंगपोंग का रास्ता खुला नहीं था उस समय, और नेपाल के रास्ते से ही हिंदुस्तान वाले व्यापार करते थे। इस रास्ते में अनेकों सैनिक चौकियां थी, किले थे। बहुत सारे किलों पर किसानों ने कब्जा जमा लिया था। फौजी सबका बसेरा बन गया था वहां पर। तो हम सब इस यात्रा वृत्तांत में पढ़ने जा रहे हैं कि वहाँ की तिब्बत की जो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उस समय। तो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में बहुत अच्छा था, बेटर था। हम सबसे भी सामंती व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर, खुले थे, जाति पाति का भेदभाव नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, छुआछूत नहीं था। किसी अपरिचित व्यक्ति को भी आराम से कोई रख लेते थे, चाय पानी पिला देते थे अपने घर में। तो ये सब बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पर। लेकिन निम्न श्रेणी वालों को वो लोग नहीं रखते थे, कारण कि उसके घर में चोरी हो जाती थी। इस कारण से वो लोग नहीं रखना चाहते थे। लेकिन वहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि लोग किसी को भी मिट्टी के प्याला में चाय पिलाते थे, जो लेखक को बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर लेखक ने यात्रा की शुरुआत जब की थी तो चीनी किले से शुरुआत। लेखक ने कहाँ से यात्रा की शुरुआत की थी? चीनी किले से। और उस समय तिब्बती आदमी राहदारी टैक्स लेता था, राह का कर मतलब टैक्स होता है, जो कि लेखक को अपनी और अपने साथी सुमति ने उसको एक चिट दी थी, और उसी को लेकर के जान पहचान था, लेखक उसके साथ जा रहे थे। तो लेखक को थोंगला के आखिरी गांव में रहने की इच्छा हुई और वहां पर जगह मिल भी गई। तो 5 साल बाद जब लेखक उसी रास्ते से, पहले भिखारी के वेश में जाना पड़ा था, अब उसी रास्ते से जब वो भद्र पुरुष यानी कि अच्छे वेश में जब यात्रा करने लगे, तो वहां पर उसको कहाँ मिला जगह? गरीब घर में। फिर वहां से यात्रा का शुरुआत जब आती है तो डाणे के निर्जन स्थल, डाणे पहाड़ होता है, 16-17 फीट ऊंचाई पर पहाड़ था, निर्जन। वहां पर दूर दूर तक गांव नहीं थे, और उस निर्जन में डाकुओं का बसेरा होता था। कोई भी किसी को लूट लेता था, कोई भी किसी को हत्या कर देती थी, कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था। यह सब चीज वहां पर था। तो यह देख करके लेखक बहुत परेशान थे। सरकार का कोई खुफिया विभाग व पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करते थे, कोई भी कानून नहीं था वहां पर, और कोई भी पिस्तौल बंदूक लेकर के, हथियार लेकर के खुले आम घूमता था। तो इस पर वहाँ पर कोई भी जीव भाषा में कुची दया पैसा मांगते भी मंगा बन जाता था। तो इसी तरह लेखक घोड़े पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर में डाणे पहुंचे। डाणे एक ऊंची जगह, निर्जन स्थल है। सर्वोच्च स्थान पर फिर डाणे का स्थान पत्थरों का ढेर है। वहाँ जानवरों के सिंगों, रंग बिरंगे कपड़े, झंडियां और सुसज्जित थी। तो लेखक लंकोर का रास्ता भटक गया। जब जा रहे थे साथ में सुमति के साथ, तो रास्ता वो भटक गए, और रास्ते में 4 बजे करीब वहां पहुंचा। सुमति भाई उसका बहुत क्रोध में था कि कहां पर चला गया, मुंह लाल पीला कर रहा था।
लेकिन गुस्से के कारण सुमति बहुत गुस्सा हो गया था कि कैसे भटक गया। यहाँ से लोगों को तिंगरी जाना था और कुछ सामान पीठ पर लाद करके जा रहे थे। तिंगरी का एक विशाल मैदान, तिंगरी का विशाल मैदान एक टापू से, पहाड़ों से घिरा हुआ था, टापू की तरह दिखता था। और मैदान के भीतर दूर से ही दिखाई देने वाली पहाड़ी तिंगरी होती थी। तिंगरी जो वहाँ पर सुमति अनेक यजमान थे उसकी, सुमति के जानी की जान पहचान के थे वहाँ के लोग। और बोध गया से लाए हुए कपड़े की बत्तियों को डंडे में बांध करके वहाँ पर धार्मिक चिन्ह बना दिए गए थे। और वहाँ से 10-11 बजे के लगभग तेज धूप में लेखक चल पड़े और सुमति ने आदमी में मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने को कहा। अब लेखक यजमान से मिलना चाहते थे। अब उस समय क्या थी, जागीरदारी प्रथा भी थी। अब क्या कर रहे थे कि लोग वहाँ पर मठों में, बिहारों में बड़ा हिस्सा, लोग जागीर का हिस्सा, इन जागीरों का काफी बड़ा हिस्सा मठों बिहारों की देखरेख में, मठ मतलब बिहार होता है, बिहार मतलब ये सब घूमने फिरने का स्थान होता है। जागीरदार लोग बेगार मजदूरों को अपनी जागीरी पर खेती करवाते थे और समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए वहाँ पे भिक्षु नमसे को कहा जाता है, जिन्हें राजा के समान आदर मिलता था। और मुखिया होता था भिक्षु नमसे, जो होता है मुखिया भिक्षु। शेखर विहार की खेती से मुखिया भिक्षु नमसे बड़े ही भद्र पुरुष थे, अच्छे लोग थे। लेखक को भिक्षुओं के वेश में देखकर शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु को बहुत दया आ गई, प्रेम से मिले और बोला कि यहाँ एक अच्छा बौद्ध मंदिर है जिसमें कंजूर मतलब बुद्ध वचन अनुवाद हस्तलिखित 300 पोथियां उसमें होती थी और जो मोटे कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे जाते थे और 10-15 शेर के होते थे वो पोथी। लेखक को तो मिल गया पोथी और लेखक को समय काटने का समय भी मिल गया। अब लेखक उस पोथी के पढ़ने में रम गए। फिर पुनः भिक्षु नमसे से विदाई लेकर तिंगरी गांव वापस चल पड़े और जहाँ से वह दूर नहीं था, नजदीक ही था, लेकिन उसको पढ़ने में उनको वक्त लग गया समय। तो इस प्रकार लेखक थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के कारण लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। पहले क्या था कि भिखमंगा भी होता था ना, उसको रख लिया जाता, वहाँ की ऐसी व्यवस्था थी। अच्छे लोग हो गए थे तो उसको गरीब घर में मिला था रहने का, तो वहाँ कोई भी हथियार का कानून भी नहीं था। इस प्रकार लेखक वहाँ की यात्रा में देखा कि किस प्रकार लेखक ने लासा की ओर की जो यात्रा की थी, किस प्रकार कठिनाइयों का सामना पड़ा, किस प्रकार वहाँ की व्यवस्था थी, इस सब की जानकारी हमें इस पाठ से मिलती है। तो प्रस्तुत वृत्तांत के आधार पर बताया गया कि तिब्बतों का समाज कैसा था। समाज तो बहुत अच्छा था, जाति पाति छुआछूत आदि का किसी का भेदभाव नहीं था, लेकिन एक चीज था कि लोग वहाँ छंग मतलब कि मादक द्रव्य पी करके मस्त होकर के शाम होते सो जाते। वहाँ डाकू चोर लुटे मार कोई कानून भी नहीं था। ये सब भी दिक्कतें थी इन सब कठिनाइयों के बाद। लेकिन लास्ट में अंतिम में लेखक को क्या मिल गया, एक कंजूर पोथी मिल गया, बुद्ध वचन, जिसको पढ़ने में लेखक रम गया। और लेखक तिब्बत मार्ग में बहुत सारी बाधाएं भी आई। चीनी किले से उन्होंने यात्रा शुरू की थी और अब जो है नेपाल और हिंदुस्तान से तिब्बत जाने का मार्ग का नाम था क्या, नेपाल और हिंदुस्तान तिब्बत जाने का मार्ग का नाम था फरी कलिंग पोंग, ये नाम था उसका। और इस पाठ में किस रास्ते का वर्णन है, नेपाल से तिब्बत की ओर जाने के रास्ते का वर्णन है। मुख्य रास्ता फरी कलिंग पोंग का रास्ता था और हिंदुस्तान की चीजें भी उसी रास्ते से जाया करती थी। पहले कोई रास्ता और नहीं था। तो ठीक इसी प्रकार कंजूर किसे कहते हैं आपको बताया जाएगा। तो कंजूर एक बौद्ध वचन अनुवाद हस्तलिखित पोथी होती थी जिसे कंजूर कहा जाता था। पुस्तकों के भीतर होने का मतलब है पुस्तक पढ़ने में लेखक रम जाना, पुस्तक पढ़ने में रम जाना। लंगकोर में लेखक कहाँ ठहरा था? लंगकोर में लेखक
एक अच्छी जगह ठहरा जहाँ वो सुमति के यजमान के घर ठहरा था और उसने चाय सब कुछ खाया और गर्मा गर्म हुक्का भी दिया, मतलब कि चाय जो मिट्टी के उसमें दिया था, तो लेखक को बहुत पसंद आया। तो इस प्रकार घोड़ा से वो यात्रा कर रहा था, थक गया था। तो इस पाठ से हम टिंगरी का मैदान एक टापू जैसा मिलता था, पहाड़ों से घिरा हुआ होता था। तो इस सब के बारे में शेखर बिहार के मंदिर में रखे बौद्ध ग्रंथों के बारे में यहाँ पर आया है। उसमें बहुत हस्तलिखित पोथियाँ थी, 300 पोथियाँ थी उसमें, और उसमें हस्तलिखित अनुवाद भी थे, खुद वचन लिखे हुए थे। एक एक पोथी पर वजन 15-15 शेर का था। तो इस तरह राहुल संस्कृत्यायन ने तिब्बत की यात्रा में बहुत अच्छी बात उनको लगी कि यहाँ जाति पाति छुआछूत पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां नहीं थी। भारत की तुलना में यहाँ की स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी और यहाँ यात्रियों को आराम और सुविधा का भी ध्यान रखा जाता था। भिखमंगों के बेस में ठहरने के लिए अच्छी जगह भी मिल जाती थी, लेकिन समाज में अपरिचित अतिथियों का भी सेवा सत्कार होता था। तो इस प्रकार वहाँ की बात लेखक को बहुत अच्छी लगी। तिब्बत में खेती करने का तरीका कैसा था? जागीरदारों में बटी उटी कर लेते थे, टैक्स लेते थे, इस बात को आपको बताया गया है। तो वो भिक्षु जो नमसे जो होता था राजा से कम नहीं होता था उसका पावन। तो इस प्रकार सुमति के चारित्रिक विशेषता क्या थी? वह समय का बहुत पावन था, गुस्से से आ गया जब उसको आ गया। तो हंसमुख भी था, मिलनसार भी था, अतिथि सत्कार करने में वो कुशल था। बौद्ध धर्म में उसकी गहरी आस्था थी। अनेकों यात्राओं पर जाने के कारण तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का अच्छा ज्ञान था, यानी कि अनेकों बार उन्होंने यात्रा कर चुका था। इस प्रकार इस कहानी से, इस यात्रा वृतांत से हम सबको समझ में आया कि पहले के समय में कैसी परिस्थिति रही होगी लेखक के साथ। तो हम लोग इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।